धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। दो हिस्सों के जरिए इस बुलेटिन में पूरी खबर से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। खबर के पहले हिस्से में बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहा है और उपचुनाव में खुद को बिहारी बाबू कहलवाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका डायलॉग बड़ा फेमस है, खामोश, वो बंगाल की धरती से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और वो भी ममता बनर्जी की पार्टी के सिंबल पर। खबर के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि दिल्ली में ईडी ममता बनर्जी के भतीजे से पूछताछ कर रही है और भतीजे से पूछताछ के बाद खबर आ रही है कि भतीज बहू से भी यानी कि पुत्र वधू से भी पूछताछ करेगी। कैसे इन दोनों घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में आपके सामने रखे हैं कि बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा का नॉमिनेशन फाइल करते हुए, नामांकन दाखिल करते हुए क्या कहना है और किस तरीके की प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो खाली क्यों हुई है। देखिए, वो आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और आसनसोल लोकसभा सीट से 2019 में 2014 की तरह बाबुल सुप्रियो जीते थे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, लेकिन बाद में उनकी भारतीय जनता पार्टी से बिगड़ गई। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कहा कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। बाद में उन पर दबाव बनाया गया तो उन्होंने लोकसभा भी छोड़ दी। उसकी वजह से आसनसोल लोकसभा सीट खाली है। वहां से अब बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सवाल यह है कि यशवंत सिन्हा के बाद, हम जानते हैं ना यशवंत सिन्हा को, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो भी टीएमसी के साथ जा चुके हैं और अब शत्रुघ्न सिन्हा यानी दोनों कायस्थ नेता जो दोनों बिहार के रहने वाले हैं, वो अब टीएमसी के साथ जा रहे हैं। सवाल यहां यही है कि अभी कुछ दिन पहले तक 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का इतनी जल्दी कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो गया? क्या कांग्रेस में जाने की वजह से उनको जीत नहीं मिल पाई? जिस सीट पर वो लगातार जीतते आ रहे थे और वहां से रविशंकर प्रसाद, जो अभी कुछ दिनों पहले तक देश के कानून मंत्री हुआ करते थे, वो जीत गए थे, इसलिए उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस में रहते हुए जीत नहीं मिलेगी। अब चलते हैं टीएमसी में यानी कि तृणमूल कांग्रेस में। तो तृणमूल कांग्रेस ने भी उनको हाथों हाथ लिया और आसनसोल सीट से उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि आपको बाहरी बताया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से भीतरी हैं। सुन लीजिए उनकी जबानी। बीजेपी आपको बोल रहा है कि बाहर का कैंडिडेट है, क्या बोलिएगा? उनसे पूछो, उनसे जरा पूछ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री काशी से चुनाव लड़ते हैं, वाराणसी से, वो कहाँ पे हैं? वो इनसाइडर हैं क्या आउटसाइडर हैं? अरे कोई नेशनल फिगर है। हमारे बिहार से जॉर्ज फर्नांडिस लड़ चुके हैं, मधु निमे लड़ चुके हैं, वहाँ से सुचिता कृपलानी लड़के जीत चुकी हैं लोग। ऐसे हर जगह होता है पूरे देश में। इसलिए अगर माननीय प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ने के लिए, सांसद बनने के लिए वाराणसी से आते हैं, काशी से जीतते हैं, तो अगर वो आउटसाइडर नहीं है तो मैं आउटसाइडर कैसे हो सकता? सुन लिया आपने, आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि आवाज़ को थोड़ा बेहतर करें ताकि आप तक पहुँच पाए, क्योंकि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम रह गई है जो हमारे किसी पत्रकार साथी ने रिकॉर्ड किया। लेकिन अपने चिरपरिचित अंदाज में शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि वो बाहरी नहीं है और अगर वो बाहरी हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक गुजराती हैं और गुजरात से जाके उत्तर प्रदेश के बनारस से 2 बार सांसद बन चुके हैं, वो भी बाहरी हैं। अभी तक साफ नहीं हो पाया कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने भारतीय जनता पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। ये भी साफ नहीं हो पाया कि कांग्रेस क्या इस उपचुनाव में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी, यानी कोई प्रत्याशी उतारेगी या नहीं उतारेगी। ये भी साफ नहीं हो पाया है कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं क्या वो भी प्रत्याशी उतारेंगी या नहीं उतारेंगी, या सीधे तौर पर ये मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही रहने वाला है। यहां आपको यह भी बता देना बेहतर होगा कि हाल फिलहाल में हुए पंचायत चुनाव में टीएमसी ने शानदार जीत दर्ज की है। सिर्फ एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाई है, जबकि तमाम सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमाया है। उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है, जिसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो जिस तरीके से बीजेपी को छोड़ के
टीएमसी के साथ गए हैं, तो बीजेपी अपनी पूरी फौज बाबुल सुप्रियो की इस सीट पर टीएमसी को हराने में और अपने पार्टी के नेता को, प्रत्याशी को जिताने में लगा देगी, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि 2019-2014 में यहां पर भाजपा की जीत हुई है। पर वो क्या भाजपा की जीत थी या बाबुल सुप्रियो की जीत थी, ये तो 12 अप्रैल को जब मतदान होगा और 16 अप्रैल को जब नतीजे आएंगे साफ हो पाएगा। लेकिन बाबुल सुप्रियो क्या कर रहे हैं ये आपको जरूर जान लेना चाहिए। बाबुल सुप्रियो को उतारा गया है बालीगंज से चुनावी मैदान में। बालीगंज विधानसभा सीट खाली हुई है। सुब्रत मुखर्जी मंत्री की मौत के बाद नवंबर 2021 में उनका निधन हो गया था, उसके बाद ही विधानसभा सीट खाली थी। माना जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो अगर यहां से विधायक बन गए तो उनको ममता बनर्जी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। यह काफी महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट से उतारने को लेकर बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण सीट से मुझे मैदान में उतारकर ममता बनर्जी ने मुझ पर आभार व्यक्त किया। लेकिन आप समझ सकते हैं, सुब्रत मुखर्जी बड़े नेताओं में शुमार किए जाते थे, ममता बनर्जी के करीबियों के। तो अब ऐसे में उनकी सीट से बाबुल सुप्रियो को लड़ाना सीधा संदेश है कि अगर वो जीत के आए तो उनको मंत्री पद भी मिलेगा और उनके जरिए ममता बनर्जी मोदी सरकार पर, क्योंकि 2024 की वो तैयारी कर रही हैं और उन्हें लगता है कि बंगाल की 42 सीटों में से अगर वो 40 सीटों पर भी कब्जा जमा लेती हैं तो वो बीजेपी को रोकने में एक अपनी अहम भूमिका निभा सकती हैं। ये तो वक्त बताएगा होगा क्या, लेकिन चुनाव से जुड़ा हुआ ये अपडेट था। बात कर लेते हैं अभिषेक बनर्जी को लेकर। जी हां, अभिषेक बनर्जी को लेकर बात कर लेते हैं। तो जो खबरें हैं वो हमारे पास कुछ इस प्रकार हैं कि अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते थे। वो बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब उन्हें राहत नहीं मिली तो उन्होंने ईडी के सामने पेश होना ही बेहतर समझा। जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। क्या हुआ होगा आगे, क्या नहीं होगा, उसके बारे में मैं पहले से कुछ बता नहीं पाऊंगा। लेकिन खबर यह आ रही है कि उनके बाद उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से कल ईडी पूछताछ कर सकती है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर किस मामले में पूछताछ की जा रही है। तो कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ यह मामला है। आरोप लग रहा है कि कोयले का जो अवैध खनन हुआ है उसमें अभिषेक बनर्जी ने करोड़ों की हेराफेरी की है। हालांकि ईडी के सामने पेश होने से पहले ही अभिषेक बनर्जी, जो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, सांसद भी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, उन्होंने साफ कहा कि ईडी के जरिए, एजेंसियों के जरिए मोदी सरकार उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, भाजपा उन्हें सत्ता में आने से नहीं रोक पाई है, उसका बदला ले रही है। लेकिन यहां एक दिलचस्प खबर है और है जिसे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। जैसे आप ये खबर देख सकते हैं, इस खबर के मुताबिक जहां दिल्ली में ईडी ममता बनर्जी के भतीजे से पूछताछ कर रही है, वहीं कोलकाता पुलिस ईडी के अधिकारियों को नोटिस भेज रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी ने बहुत सारे विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष की इजाजत के बिना पूछताछ के लिए बुलाया। आप जानते ही हैं, जो भी सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, अगर उनसे किसी एजेंसी को पूछताछ करनी होती है तो लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ती है या उनके जरिए उनको सम्मन भिजवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ विधानसभा अध्यक्ष को पूरी तरह बाईपास करके ईडी ने उनको नोटिस भेजा, उनसे पूछताछ की। इसके चलते वहां की पुलिस ईडी के खिलाफ जांच कर रही है। तो वहां की पुलिस ईडी के खिलाफ और ईडी जो है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, यानी कि ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ जांच कर रही है। मोदी सरकार और ममता सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, वो एक दूसरे से टकराती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या नतीजा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे जैसे अपडेट आएगा उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँ हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।